हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम और उनके यूनिट्स लिखे हुए हैं। तो ये इसे देखने से पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता क्या है। तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनका किसी और क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो सबसे बेसिक है, राइट। मतलब जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सबसे बेसिक क्वांटिटी है, उसको आप और ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, उसकी मदद से आप और क्वांटिटीज को बना सकते हैं और अलग अलग क्वांटिटीज को आप बना सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, और इन क्वांटिटीज को किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है उनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, या फिर बेस क्वांटिटीज। रिमेंबर, इन क्वांटिटीज को तोड़ के आप और छोटी क्वांटिटी नहीं बना सकते, ये सबसे बेसिक होती हैं। हाँ, इनकी मदद से आप और चीजों को और फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आपने फोर्स पढ़ा है, क्लास 9th में फोर्स आपने पढ़ा है, तो फोर्स में आपने ये पढ़ा है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, राइट। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हम लिखते हैं ma। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स दो चीजों से मिलके बना हुआ है। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको मास का पता होना जरूरी है, आपको एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है, तभी आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हो, राइट। मतलब फोर्स को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो देन आपको मास का पता होना जरूरी है और एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है, राइट। तो क्या फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगा? आंसर है नो, फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसको जरूरत पड़ रही है किसी और की एक्सप्लेनेशन के लिए, करेक्ट। अब जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप जानते हो प्रेशर, राइट। प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8th या 9th में। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया या फिर एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, अब फोर्स की जगह पे आप लिख सकते हो ma, राइट, अपॉन एरिया। तो अगर आपको प्रेशर को डिफाइन करना है तो आपको मास का पता होना जरूरी है, आपको एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है, आपको इस एरिया का पता होना जरूरी है। तो यहां पे जब ये तीनों चीजें आपको पता होंगी देन ओनली यू कैन डिफाइन और एक्सप्लेन प्रेशर। तो क्या प्रेशर फंडामेंटल क्वांटिटी है? आंसर इज नो। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कौन सी? राइट। तो मैं यहां पे लिखता हूं फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं एक एक करके। फर्स्ट है हमारा मास, ओके। सेकंड है हमारा लेंथ, थर्ड है हमारा टाइम। पहले तो मैं तीन क्वांटिटीज ही लिख रहा हूं। मास को हम लोग सपोज m से डिनोट कर देंगे, लेंथ छोटा l और टाइम छोटा t, ओके। तो मास को डिफाइन करने के लिए किसी क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है क्या आपको?
मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप बोलते हो कि आलू 2 किलो आलू, तो वो 2 क्या है, मास है आलू का, राइट। तो 2 किलो आलू में ये जो मतलब ये जो मास है, इसको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, मास टोटली इंडिपेंडेंट है। मास क्या है? इंडिपेंडेंट है। मास किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये तीनों, ये क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल। लेंथ किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, लेंथ भी इंडिपेंडेंट है। लेंथ भी इंडिपेंडेंट है, लेंथ किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। टाइम भी, समय, जो टाइम हम घड़ी की मदद से मेजर करते हैं, राइट, वो किसी पे डिपेंडेंट है क्या? किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है क्या? आंसर इज नो। तो ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए ये तीनों जो हैं, इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो यहां पे तो मैंने जस्ट 3 क्वांटिटीज का नाम लिखा, बट एक्चुअली हमारे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पहला हमारे पास मास है। मास, मास हमें पता होता है, मास इनर्शिया का मेजर होता है, राइट। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, आपको पता है उस बॉडी का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा, राइट। सपोज एक इंसान अगर 40 किलो का है, तो उसको अगर आप धक्का दोगे तो वो इजिली मूव कर जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान 80 किलो का है, तो उसको मूव करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मास अगर जिसका ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो बेसिकली मास एक जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है इसे डिफाइन करने के लिए, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की। और इसका जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। और भी यूनिट्स हैं, बट हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, राइट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका है किलोग्राम। अब लेंथ की बात करते हैं। लेंथ भी हमारा इंडिपेंडेंट है। लेंथ को भी डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती नहीं है। तो हमारे लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, तो मीटर का छोटा है यहाँ पे। सिमिलरली टाइम, टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, सेकेंड का छोटा है। रिमेंबर हम यहाँ पे सिर्फ एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली देयर आर अदर सिस्टम्स ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, एफपीएस होता है, बट उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप याद रखिए कि हमारे जो कैलकुलेशंस होने वाले हैं सारे, वो एसआई बेस्ड होंगे। ओके, तो ये 3 चीजों के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर, सो दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। आपने जनरली डेली लाइफ में सेल्सियस सुना है, बट सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है। जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन। और टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब आपको टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 4 क्वांटिटीज के बारे में तो आप फेमिलियर थे, आप जानते हैं। सिर्फ ये जो क्वांटिटी है ये थोड़ी सी अजीब है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इस क्वांटिटी को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, और इंटेंसिटी जैसे इस वर्ड से आप समझ सकते हो कि लाइट का कितना स्ट्रेंथ या फिर लाइट का इंटेंसिटी कितना है। तो इसका एसआई यूनिट है हमारा कैंडेला है। कैंडेला, इसे मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है और कैसे इसको समझा जा सकता है। और इसका जो सिंबल है वो है सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्जेस का फ्लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम, राइट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम।
और इसका जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से। एंड अगेन देयर इज अ सम स्पेशल क्वांटिटी, ये भी एक क्वांटिटी स्पेशल है, इसको भी हम समझेंगे। ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके यूनिट का नाम है मोल, और इसका जो सिंबल है वो है MOL, MOL। तो ये चार चीजें तो आपको पता थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ये लुमिनस इंटेंसिटी, इसे हम अभी देखेंगे, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम सेपरेटली देखेंगे। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट, ये तो इसको भी देख लेंगे। ये तीनों क्वांटिटीज को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 7 जो क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। रिमेंबर, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ओके, तो ये आप चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ लुमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है, राइट। इसका ऐसा यूनिट क्या है, कैंडेला। ओके, हम इसे समझेंगे कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, लुमिनस इंटेंसिटी को सपोज मैं Li से डिफाइन कर देता हूं, Li से इसको एब्रीविएट कर रहा हूं। लुमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट। इसका जो डेफिनेशन है उसे मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं, क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट, quantity of visible light which is coming from any source of light. Okay, so quantity of visible light which is coming from any source per unit time and per unit solid angle, per unit time, per unit solid angle. ओके, तो जो डेफिनेशन है लुमिनस इंटेंसिटी का वो है कि क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। अब जैसे अब ये चीज आपको पता नहीं होगी, ये सॉलिड एंगल ये क्या चीज है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अभी, ये सॉलिड एंगल क्या होता है, क्योंकि लुमिनस इंटेंसिटी को समझने के लिए आपको सॉलिड एंगल का समझना जरूरी है। तो पहले हम इस सॉलिड एंगल को भी समझेंगे, लेकिन उसके लिए तो हम सॉलिड एंगल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक सरफेस ले लिया है, ये हमारा एक सरफेस है, और इस सरफेस को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे हमारी आंखें हैं, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हम देख रहे हैं इस सरफेस को। तो अब हम करेंगे क्या, इस सरफेस के हर एज के पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी आंखों तक, राइट। तो मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 4 या 5 लाइन ही ड्रॉ करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां से सपोज एक लाइन गई ऐसे, एक लाइन गई ऐसे, एक लाइन गई ऐसे, और एक लाइन गई ऐसे, राइट। तो देखिए मैंने सिर्फ 4 लाइंस बनाई हैं, 4 लाइंस। तो क्या सिर्फ 4 लाइंस आएंगी, आंसर है नहीं, बहुत सारी लाइंस आएंगी एक्चुअली। आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब ऊपर एक लाइन ऐसे बनेगी, यहाँ भी एक लाइन आएगी, यहाँ भी एक लाइन आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी, 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 यहाँ भी। तो एक्चुअली एक ये क्या बन गया है, ये एक इमेजिनरी कोन बन चुका है, राइट, है ना। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये बन गया है एक इमेजिनरी कोन। अब ये
जो एंगल है ये हम क्या कहेंगे कि हमारी आंखों ने, हमारी आंख यहाँ पे इस पॉइंट पे जो थी, इस पॉइंट का नाम दिया हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो इस सरफेस ने, ये जो सरफेस है, इस सरफेस ने हमारी आंखों से कुछ सॉलिड एंगल सबटेंड किया है या फिर बनाया है। अब इस सॉलिड एंगल को हम लोग बता देंगे सिंबल से, ये सिंबल है सॉलिड एंगल का, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस सरफेस इज मेकिंग सम सॉलिड एंगल विथ दिस पॉइंट, राइट। अब देखो, आप सोचोगे ये सॉलिड एंगल है क्या। अगर मैं अपनी आंखों को थोड़ा दूर ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, फॉर एग्जांपल यहां पे, राइट। अच्छा मुझे बताइए कि ये पॉइंट 1 है सपोज, और सपोज ये पॉइंट 2 है। कौन से वाले पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आपको ये सरफेस बड़ा दिखाई देगा, किस वाले पॉइंट से अगर आप देखोगे तो सरफेस बड़ा दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है पॉइंट 1 से अगर आप देखोगे तो ये सरफेस बड़ा दिखेगा, क्योंकि आप नजदीक हो। पॉइंट 1 इज क्लोजर टू द सरफेस, इसलिए पॉइंट 1 से जब आप देखोगे तो आपको ये सरफेस बड़ा दिखेगा, और पॉइंट 2 से जब आप इस सरफेस को देखोगे तो थोड़ा सा छोटा दिखेगा, क्योंकि पॉइंट 2 से थोड़ा सा दूर है। तो पॉइंट 1 से जो सॉलिड एंगल फॉर्म होगा, सपोज वो है ये, इसको मैंने 1 नाम दे दिया ऐसे। और पॉइंट 2 से भी जब आप सेम यही चीज बनाओगे कोन, तो वहां से जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, राइट। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, राइट, तो इसका मतलब है कि सॉलिड एंगल ज्यादा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है सॉलिड एंगल क्या है, कम है। तो रिमेंबर सॉलिड एंगल है क्या, सॉलिड एंगल है क्या, सॉलिड एंगल एक मेजर है। सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज ए मेजर, एक मेजर है। किस चीज का मेजर करता है ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज अ मेजर ऑफ amount of field of view, from a particular point, right, from a particular point in space, right। सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल मेजर है अमाउंट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कोई चीज आपको कितनी बड़ी दिख रही है, राइट, फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस। अगर स्पेस की किसी पॉइंट से अगर आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट बड़ा सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर आपको स्पेस के किसी पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। अब ये जो कोन है ना, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको एपेक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि देखिए कोन है, और कोन का ये जो पॉइंटेड पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स ऑफ कोन, करेक्ट। ओके, तो सॉलिड एंगल बताता है कि अगर कोई चीज बड़ी दिखाई दे रही है आपको, तो सॉलिड एंगल आपसे ज्यादा फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट पे। अगर कोई चीज आपको छोटी दिखाई दे रही है, तो उस ऑब्जेक्ट ने उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सॉलिड एंगल कम फॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं, जैसे मून और सन, तो दोनों लगभग हमको सेम साइज के दिखाई देते हैं, बट हमें पता है कि जो सन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। लेकिन सन हमसे दूर है, और मून हमको पता है छोटा है, बट मून हमसे नजदीक है। इसलिए दोनों का जो अपीयरेंस वाला साइज है, जो अपीयर होता है, वो लगभग सेम है, राइट। मतलब दोनों लगभग सेम सॉलिड एंगल फॉर्म करते हैं जब हम यहां से
उनको देखते हैं अर्थ से जब हम वॉच करते हैं, राइट। तो सॉलिड एंगल यही बताता है कि हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट इज। अगर सॉलिड एंगल ज्यादा है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपको लार्ज अपीयर हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आपको लार्ज अपीयर हो रहा है, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट लार्ज दिख रहा है, तो इसका मतलब है उसका सॉलिड एंगल क्या है, उसका सॉलिड अगर लार्ज अपीयर है तो उसका सॉलिड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है, अगर इट इज अपीयरिंग स्मॉल, छोटा दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या होगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे सॉलिड एंगल क्या होगा, कम होगा, राइट, करेक्ट। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने समझ लिया कि पॉइंट 2 पे जो एंगल फॉर्म होगा, जैसे यहां पे मैंने बता दिया कि सॉलिड एंगल एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन सॉलिड एंगल एट पॉइंट 2, करेक्ट। क्योंकि पॉइंट 1 पे आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, पॉइंट 2 पे ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा, है ना। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये वाला पॉइंट नजदीक है इसके, और ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट 2 वो दूर है। अब हम इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक पॉइंट स्पेस में, और इस पॉइंट पे सपोज हम रख देते हैं अपनी आंखें, राइट। और अभी जो ऑब्जेक्ट है, राइट, ये तो काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, राइट, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब हम करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा सरफेस ले लेता हूं, छोटा सा एक एरिया ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस मच। तो ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, मैंने इस ऑब्जेक्ट का एक ये छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है, और सपोज इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया था सपोज ए, और इस छोटे एलिमेंट का, डिफरेंशियल एलिमेंट का, ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, इसका एरिया है सपोज छोटा डी ए, राइट। डिफरेंशियल एलिमेंट है ना, ये छोटा एलिमेंट है, इसलिए इसका एरिया क्या है, डी ए, और ये बहुत छोटा है, राइट। इट इज इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, ये छोटा है काफी। अब हम करेंगे क्या, हम यहां से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां तक, ऐसे ऐसे, राइट। सारे ये जो आपको दिख रहा है, ये इसके सारे एजेस से आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस पे, राइट, इस पॉइंट पे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक वर्चुअल कोन बन जाएगा, ये एक कोन बन जाएगा, राइट। जैसे हमने इसमें किया था, जैसे हमने इस केस में किया था, राइट ना, एक इमेजिनरी कोन बना था, वैसे इस केस में भी जब आप करोगे तो एक इमेजिनरी कोन बनेगा, करेक्ट है ना। तो और यहां से अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ओके, सपोज ये डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट से लेके इस ऑब्जेक्ट, इस डिफरेंशियल एरिया के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ये जो कोन बना, ये मैं कहूंगा कि ये स्मॉल डिफरेंशियल एरिया डीए ने एक छोटा सा सॉलिड एंगल बनाया है डी ओमेगा, ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे,
करेक्ट। मैं कहूंगा कि इस स्मॉल एलिमेंट ने इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए एक छोटा सॉलिड एंगल बनाया, कितना, डी ओमेगा, राइट। ओके, तो अब ये जो एंगल बना है डी ओमेगा, अब इसको डिफाइन करो कि ये इसका वैल्यू कितना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इट। तो इसका जो डेफिनेशन मैथमेटिकल वो है कि डी ओमेगा जो निकलेगा, मतलब द सॉलिड एंगल subtended by this differential area at this point is d omega, which is equal to इस जिस सरफेस ने एंगल बनाया है उसका सरफेस एरिया जो है यहां पे dA, और उसकी दूरी कितनी है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उसका स्क्वायर, राइट। तो ये है dA अपॉन स्क्वायर। तो ये तो हो गया सॉलिड एंगल फॉर स्मॉल सरफेस एरिया, फॉर स्मॉल सरफेस एरिया डीए। लेकिन अगर आपको पूरी बॉडी का पता करना है कि पूरी बॉडी कितना सॉलिड एंगल बना रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको डी ए अपॉन आर स्क्वायर टू गेट सॉलिड एंगल फॉर होल बॉडी, राइट। तो ये पता है आपको, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये ओमेगा बन जाएगा, राइट, इज इक्वल टू, करेक्ट। अब आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ये मैथमेटिकली फिर आपको करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सॉलिड एंगल निकालते हैं, राइट। तो सॉलिड एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल। अगर आपको सॉलिड एंगल निकालना है पूरी बॉडी के लिए तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको सॉलिड एंगल मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, राइट, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे आपकी आंखें हैं, यहां पे। तो मुझे बताइए, यहां पे आपकी आंखें हैं और आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैं पूछूंगा कि इस पूरे सरफेस ने कितना सॉलिड एंगल बनाया है इस पॉइंट पे, कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हुआ है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को चलो ओ का नाम दे देते हैं। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला तो हम लोग ने अभी देखे कि हमारा डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो स्पीयर बहुत बड़ा है तो हम इस स्पीयर का एक छोटा सा सरफेस ले लेंगे, ये, राइट। और इस सरफेस का एरिया कितना होगा, सपोज छोटा डी ए, स्पीयर का हमने छोटा सा सरफेस ले लिया, ओके। और अगेन फिर उसको वही करेंगे, हम कोन बना लेंगे ऐसे, है ना। और ये आपको पता है ये सरफेस इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस पे होगा, विच इज रेडियस ऑफ द स्पीयर। आर क्या है, आर यहां पे जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द स्पीयर, रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो
इस छोटे से सरफेस ने यहां पे जो एंगल फॉर्म किया डी ओमेगा, वो तो आप निकाल सकते हो ऐसे, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा कैसे आएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू आएगा डी ए अपॉन, और ये डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। लेकिन मुझे चाहिए सॉलिड एंगल बाय होल स्फीयर। ये क्या है, ये जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, सॉलिड एंगल बाय ए स्मॉल सरफेस। लेकिन मुझे चाहिए कि सॉलिड एंगल बाय होल स्फीयर, तो वो क्या ऐसे मिलेगा, उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे ऐसे डी ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो रेडियस होगा इस स्पीयर पे आने वाला हर पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो आर तो आपका कांस्टेंट हो गया, आर जो है वो वहां पे आपका कांस्टेंट है ना। तो आर कांस्टेंट है तो आर आप बाहर निकाल सकते हो। तो सिमिलर से ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर आ गया और ब्रैकेट में बचा डी ए। अब आप लोग जानते ही हैं कि एक स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, एक स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला हमें पता है। तो वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो सॉलिड एंगल मेड बाय ए होल स्पीयर विच इज इक्वल टू 4 पाई, ये है सॉलिड एंगल जो कि पूरे स्पीयर ने बनाया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सॉलिड एंगल बना है। ओके, तो अभी तक आप जान चुके होंगे कि मैथमेटिकल मीनिंग सॉलिड एंगल का क्या है और सॉलिड एंगल का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो अभी आप जान चुके हैं कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या है सॉलिड एंगल का और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। याद रखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है तो जहां से आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट ने उस पॉइंट के लिए बड़ा सॉलिड एंगल फॉर्म किया हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई दे रहा है किसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट के लिए कम सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है तो सॉलिड एंगल ज्यादा है, ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है तो सॉलिड एंगल कम है। ओके, तो आते हैं हम अपने मुद्दे पे। हम पढ़ रहे थे ये कि Li इज इक्वल टू, राइट, दिस होल थिंग है ना, Li इज इक्वल टू जो तो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, ओके नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। हाँ, ओके ओके ओके, यहाँ पे कॉपी हो गया ये, ठीक है मैं इसको लिख लेता हूँ नीचे। हम लोग Li पढ़ रहे थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, और लुमिनस इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको सॉलिड एंगल बताया। तो हमारा जो लुमिनस इंटेंसिटी है, राइट, इसका जो बेसिक फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय सॉलिड एंगल, राइट। अब आप सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करना जान गए हो, राइट, कैसे निकाला जाता है सॉलिड एंगल, करेक्ट। तो सॉलिड एंगल आप जान चुके हो, राइट। तो हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टर्म है कि क्वांटिटी ऑफ लाइट है ना, ये जो है क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट डिवाइडेड बाय टाइम,
और सॉलिड एंगल को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं हम लोग, 1 सॉलिड एंगल। राइट, इसको बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स। और ये सॉलिड एंगल ऐसे के ऐसे नीचे। क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट पर यूनिट टाइम को बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स। राइट, अब इस लुमिनस फ्लक्स का याद रखिए, मैं यहां नीचे लिख देता हूं कि लुमिनस फ्लक्स का मतलब क्या होता है। लुमिनस फ्लक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट पर यूनिट टाइम। राइट, अब क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोल रहे हैं लुमिनस फ्लक्स। तो लुमिनस फ्लक्स का जो यूनिट है वो होता है लुमेन। क्या होता है? लुमेन, LUMEN, लुमेन, ये यूनिट है। और सॉलिड एंगल का यूनिट आप जानते हो, सॉलिड एंगल का, हाँ अच्छा मैंने आपको सॉलिड एंगल का यूनिट नहीं बताया। सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो होता है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो होता है स्टेरेडियन। तो लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, इसी को कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस फ्लक्स का यूनिट है लुमेन, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। और ये जो लुमेन पर स्टेरेडियन है, राइट, ये जो लुमेन पर स्टेरेडियन है इसी को बोलते हैं कैंडेला। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं कैंडेला। लुमेन पर स्टेरेडियन, इस यूनिट को बोलते हैं कैंडेला। तो कैंडेला का मतलब होता है लुमेन पर स्टेरेडियन। कैंडेला का मतलब होता है लुमेन पर स्टेरेडियन। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहां लिखा कि सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो है, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला, ये बेसिक इक्वेशन है सॉलिड एंगल का, राइट, है ना। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग एक बार देखें अच्छे से और यूनिट निकालने की कोशिश करें तो देखिए ऊपर एरिया है, एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। राइट, एरिया का SI यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। नीचे आर स्क्वायर, आर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में ही मेजर होता है, तो मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर हो गया ये। तो ये कट गया, ये कट गया। तो जो डी ओमेगा है, मतलब ये जो सॉलिड एंगल है, छोटा सॉलिड एंगल, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। हालांकि हालांकि इसको मेजर करने के लिए, हालांकि इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट दिया गया है जिसका नाम है स्टेरेडियन। हालांकि इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट दिया गया है जिसका नाम है स्टेरेडियन, और सिंबॉलिकली इसे SR लिखते हैं। बट रिमेंबर ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं होता। ओके, बट इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट दिया गया है स्टेरेडियन। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका प्लेन एंगल का भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वो भी, बट उसे मेजर करने के लिए हम यूनिट्स दिए हुए हैं, रेडियन या फिर डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपने लुमिनस फ्लक्स भी देख लिया, क्या है? क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट, सॉरी यहाँ पे क्या, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल।